नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। तो फिर शुरू करते हैं आज का मार्केट देखना। आज के मार्केट में क्या हुआ, तो आज बीएससी सेंसेक्स प्लस 934 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ, जिसकी वैल्यू आ रही है 52,532 और 1.8% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। आज ये ओपन हुआ तो 51,897 पे, हाई बनाया था 52,799 का, लो बनाया था 51,808 का। अब हम देख लेते हैं आज निफ्टी 50 में क्या हुआ। तो निफ्टी 50 भी प्लस 288 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। आज निफ्टी 50 ने 15,638 पॉइंट्स बनाए 1.88% की तेजी के साथ। ओपन हुआ तो 15,455 रुपीज पर, हाई बनाया तो 15,707 रुपीज का, लो बनाया था 15,419 का। अब हम आज का बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं, यूएसए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड की वैल्यू आ रही है 3.27%। तो अब हम आज सेक्टर इंडेक्स भी देख लेते हैं, सेक्टर इंडेक्स में क्या क्या हुआ। तो ऑयल एंड गैस में 5% की तेजी रही, एनर्जी में 4% की तेजी रही, मेटल में 3% की तेजी रही, यूटिलिटीज में 3% की तेजी रही, पावर में 3% की तेजी रही, इंफ्रा में 3% की तेजी रही, बीएससी पीएसयू में 3% की तेजी रही, आईटी सेक्टर में आज 3% की तेजी रही, बैंकिंग सेक्टर में आज 1.5% की तेजी रही, ऑटो सेक्टर में 1.88% की तेजी रही, फाइनेंस सेक्टर में 1.72% की तेजी रही आज। तो अब हम देख लेते हैं बीएससी में आज कौन कौन सी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी। तो आज जीएसएफसी प्लस 20% के प्रॉफिट में था, जैन इरिगेशन प्लस 20% के प्रॉफिट में था, अडानी टोटल गैस प्लस 19% के प्रॉफिट में था, इंडियन स्टील वर्क्स लिमिटेड प्लस 17% के प्रॉफिट में था आज। तो अब हम देख लेते हैं आज निफ्टी 50 में कौन सी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी आज। तो आज निफ्टी 50 में जैन इरिगेशन प्लस 20% के प्रॉफिट में था, अडानी टोटल गैस प्लस 19% के प्रॉफिट में था, डिश टीवी आज 10% के प्रॉफिट में था आज। तो अब हम चलते हैं अपने फंडामेंटल सेक्शन में। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बजाज फिंसर का। तो आज बजाज फिंसर 0.11% की तेजी के साथ 11,722 पे बंद हुआ। अब हम इसका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कि इसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है। तो इसकी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा हाई डेट दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सीलेंट सेल्स, एवरेज प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, उसमें रेशियो स्टेटमेंट में एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता रहा है, बैड डिविडेंड्स दिखा रहा है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट दिखा रहा है। तो उसका प्राइस टू सेल्स मॉडल 14,000 पे आ रहा है, नेट प्रॉफिट मॉडल 13,000 पे आ रहा है, ईपीएस पीई मॉडल 15,000 पे आ रहा है, रिटर्न वेरिएशन 12,000 पे आ रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें एफआईआईज एंड डीआईआईज की कितनी होल्डिंग्स है। तो इसमें प्रोमोटर के पास 60% की होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 8.5% की होल्डिंग है, डीआईआईज के पास 6.97% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है एंड अदर्स के पास 0.11% की होल्डिंग है। बट इसकी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा हाई डेट है, मतलब इसने कर्जा बहुत दे के रखा है या फिर इसने कर्जा बहुत लिया हुआ है। अब हम बजाज फिनसिव के एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाल लेते हैं हमारे कैलकुलेटर से कि कितनी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। तो बजाज फिनसिव की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 22,087 रुपीज एंड हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है हमारी 13,252 रुपीज। तो आप भी अपनी किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, डीसीएफ कैलकुलेशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं marketmilestone.in पर। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट बल्कि पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसके चलते ज्यादातर कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जनरली इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। अब हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे जाते हैं। अब हम पिछले 2-3 महीनों में देखा ही है, यूएसए मार्केट हो, डेवलप मार्केट हो या फिर इंडिया के भी मार्केट की बात कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो इस पूरे महंगाई के सिनेरियो में हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, किस एसेट में पैसा डालना चाहिए, पर्टिकुलरली हमें किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन टाइप के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, तो हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। कौन से स्टॉक में पैसा डालना चाहिए या फिर कौन से एसेट में पैसा डालना चाहिए, इसको समझने के लिए पहले में हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट समझने पड़ेंगे। उसके लिए पहले हम इन्फ्लेशन समझ लेते हैं, किस तरीके से ये हमें अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, 2 टाइप के इन्फ्लेशन मेजर होते हैं ज्यादातर कंट्रीज में। एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम WPI बोलते हैं शॉर्ट में। ये अफेक्ट करता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जैसे कि जितनी भी कमोडिटीज हैं, स्टील है, सीमेंट है या फिर और भी कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होती हैं, उनके प्राइसेस काफी हाई हो गए हैं इंडिया में। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो 15% आया है। ये काफी ज्यादा हाई है अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो। लेकिन ये जो 15% का WPI है ये पूरा ट्रांसलेट नहीं हुआ है CPI में। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे हम कंज्यूमर अगर कोई सामान खरीदते हैं उसके अंदर कितना इन्फ्लेशन रेट हुआ है। अभी करीब 7.5% का डेटा आया है अप्रैल का, और ये जो CPI का रेट है इसका भी इंक्रीजिंग कर्व चल रहा है। तो आने वाले टाइम में हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट और भी बढ़ सकता है। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया में RBI है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देता है। इंटरेस्ट रेट मजबूरी में बढ़ाने पड़ते हैं। अगर मार्केट में पैसे की सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, यानी कि महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए उस पैसे की सप्लाई कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, यानी कि लोग लोन थोड़ा सा कम लें। मार्केट में मनी की सप्लाई को थोड़ा टाइट किया जाता है, और यही हो रहा है पूरे दुनिया में भी और इंडिया में भी। यानी कि कोविड के टाइम काफी सारी कंट्रीज ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया था, यानी कि मार्केट में पैसा या फिर करेंसी बहुत ज्यादा फ्लोट करती है और गुड्स लिमिटेड ही है, तो उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो इस पूरे सिनेरियो में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो ये किसी बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जनरली कोई भी
बिजनेस दो ही काम कर सकता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो या तो वो प्राइसेस इंक्रीज कर दे अपने कंज्यूमर के लिए, और दूसरा वो जितनी भी हाई कॉस्ट आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब खुद कर ले, तो उसके मार्जिन्स हिट होने लग जाते हैं। और जनरली ऐसा बिजनेस क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपना वॉल्यूम मेंटेन करके चलना है। अगर ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो हो सकता है उनका कंजम्पशन कम हो जाए। तो ऐसे में हमें कौन से एसेट्स में पैसा डालना चाहिए या फिर कौन से स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए? जनरली जब इन्फ्लेशन हाई होता है और स्टॉक मार्केट नीचे जाने लग जाती है तो दो एसेट्स तो काफी सेफ माने जाते हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, अगर हम उसमें रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ हमारा रेंट भी बढ़ते रहता है, तो इसीलिए रियल एस्टेट भी एक सेफ बेट माना जाता है। और दूसरा, गोल्ड हमेशा ही बेटर परफॉर्म करता है जब स्टॉक मार्केट नीचे जाना शुरू करती है, स्पेशली जब रिसेशन आता है या फिर करेक्शंस आते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड को हम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन टाइम। लेकिन एक और एसेट को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की। अभी कोविड के बाद क्रिप्टो करेंसी में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला और मेन आर्गुमेंट क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का यही था क्योंकि सरकार के पास कंट्रोल है, वो कितना ज्यादा पैसा छाप सकती है, उसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन हो सकता है। इससे बचने के लिए हम क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं उस आर्गुमेंट में नहीं जा रहा हूं, ना ही मैं क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट बोल रहा हूं। हम बेसिकली लेटेस्ट डेटा उठा के देखते हैं क्या एज ए गुड हेज इन्फ्लेशन के अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी ने काम किया है। अगर हम लेटेस्ट डेटा उठा के देखें तो जब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़े हैं या फिर स्टॉक मार्केट गिरे हैं, ऐसे क्राइसिस के टाइम पर जनरली गोल्ड बेटर परफॉर्म करता है और जनरली ऐसे क्राइसिस के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी भी नीचे गई है अलोंग विद स्टॉक मार्केट। तो डेटा हमें यह सजेस्ट करता है कि हाई कोरिलेशन बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक मार्केट में है, यानी कि दोनों की दोनों हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट क्लास हैं। तो ये तो बात हो गई रियल एस्टेट और गोल्ड की और क्रिप्टो करेंसीज की। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। अब हमें स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है? अब जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसी भी तरीके से उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तभी हमें फायदा होगा। और कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे रहेंगे, जैसा कि हम बताते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में। आप भी जाके अपने पोर्टफोलियो की किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट marketmilestone.in पर। लेकिन हाई इन्फ्लेशन टाइम्स पर अर्निंग्स पे काफी ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो प्रेशर क्यों आता है? कि उनकी जितनी भी इनपुट की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, सैलरीज की कॉस्ट है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में किसी भी बिजनेस के लिए दो आउटकम आने शुरू हो जाते हैं। या तो वो जितना भी इनपुट कॉस्ट है वो बियर करे खुद, यानी कि उसके मार्जिन कम होना शुरू हो जाएंगे, उसके प्रॉफिट मार्जिन कम होना शुरू हो जाएंगे। जनरली ये कोई भी बिजनेस तब करता है जब उसको अपना वॉल्यूम मेंटेन करना होता है, यानी कि वो नहीं चाहता है कि उसके वॉल्यूम्स गिरे, उसके सेल्स गिरे, वो अपना प्राइस मेंटेन करके चलना चाहता है। तो उसके मार्जिन काफी ज्यादा स्क्वीज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि बिजनेस अपना खुद का प्राइस भी बढ़ा सके आसानी से विदाउट हिटिंग एनी वॉल्यूम्स, तो उसके वॉल्यूम आसानी से मेंटेन हो सकते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि तीन टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जिस बिजनेस में प्राइसिंग पावर हो बिजनेस के पास, यानी कि अगर उसने 10% का रेट बढ़ा भी दिया तो भी उसका वॉल्यूम ज्यादा घटेगा नहीं। और ये किस टाइप के बिजनेस हो सकते हैं? ऐसे बिजनेसेस जिसमें काफी ज्यादा मोट हो, जिसमें काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो या फिर ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, उनको जनरली डिफेंस स्टॉक माना जाता है कि सोप या फिर शैम्पू या ये तो लोग खरीदते ही रहेंगे, और खाने पीने का सामान ये भी लोग खरीदते ही रहेंगे। और एक बार जिस तेल की या फिर जिस शैम्पू की आदत पड़ जाती है लोगों को, और जनरली लोग वही खरीदते रहते हैं। या फिर आप जिस रिटेल स्टोर में जाकर सामान खरीदते हैं आप वहीं से खरीदते हैं। इसके बाद फार्मा सेक्टर के पास भी काफी ज्यादा प्राइसिंग पावर होती है। अगर मेडिसिन का रेट थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जहां पर स्विचिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाए। अब मान लीजिए किसी को फाइनल कट प्रो में एडिटिंग करने की आदत है तो वो सडनली तो स्विच नहीं कर देगा और किसी एडिटर पर या फिर और किसी सॉफ्टवेयर पे। अगर एफसीपी ने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा भी दिया तो वो उसे पे करेगा। एप्पल के प्रोडक्ट से एकदम से लोग स्विच नहीं करेंगे, उनको पूरे इकोसिस्टम की आदत पड़ जाती है। सिमिलरली अगर कोई शेयर ट्रेडिंग करता है तो, या फिर कोई ऐप यूज करता है किसी ब्रोकर की, तो वो किसी दूसरे ब्रोकर की ऐप नहीं यूज करने लग जाएगा जब तक उसको और किसी ऐप में फायदा ना दिखे। तो जैसे कि हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन होता है या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, तो जनरली हम उसे स्विच नहीं करते रहते हैं। अगर वो रेट उसमें बढ़ा भी दिए 5 या 10% का, तो हम हाई रेट्स पे कर देते हैं। जनरली हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं। तो इस तरीके के जो बिजनेस है जहां पर बिजनेस के पास प्राइसिंग पावर है, इन्फ्लेशन टाइम में ये बेस्ट बिजनेसेस है, ये डेफिनेटली सर्वाइव करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा हमें बताता है क्राइसिस में ऐसी कंपनी ज्यादा परफॉर्म करती है। तो ये जो हमने पहले टाइप का बिजनेस देखा, यहाँ पर कंपनी अपना मार्जिन मेंटेन करके चल सकती है, यानी कि हाई प्राइस को ये कंज्यूमर को फॉरवर्ड कर सकती है। दूसरा टाइप के बिजनेस क्या हो सकता है? जहां पर मान लीजिए उनका मार्जिन तो कम हो गया लेकिन वो बिजनेस ही इतना हाई ग्रोथ है कि उसके वॉल्यूम्स ज्यादा होगा। मान लीजिए किसी का मार्जिन आधा हो जाता है लेकिन वो वॉल्यूम डबल कर लेता है, तो वो अपना प्रॉफिट उतना बनाकर चल सकता है। और कोई भी कंपनी को अपना वॉल्यूम बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे बिजनेस में भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर। वहां पर आपको किसी भी बिजनेस का, इंडिया के किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाए और आप साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक की।
दुनिया के किसी भी स्टॉक, अगर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अगर किसी बिजनेस में पहले से हो चुकी है, अब उसको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी सीमेंट कंपनी को अपने वॉल्यूम्स बढ़ाने हैं, तो उसको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उसी रेशियो में करना होगा कि उसको अपना सीमेंट प्लांट इनहेंस करना पड़ेगा या फिर एक नया सीमेंट प्लांट ही खोलना पड़ जाएगा। तो ऐसे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि जहां इंक्रीमेंटल कैपिटल वो बहुत कम लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन मीडिया एजेंसी है, वो अपने एड्स एडिशनल बढ़ा देती है, 2 की जगह वो किसी को 3 एड्स पर पेज दिखाना शुरू कर देती है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसकी कोई खास नहीं है, लेकिन वो अपनी रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा बिजनेस आ जाता है ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें डेट बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको पहले ही बताता हूं बैलेंस शीट सेक्शन में कि जिसमें हाई डेट हो उसमें आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए, यानी कि जिस कंपनी में लोन ज्यादा नहीं ले रखा है। अब हाई इन्फ्लेशन टाइम्स में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसा होता है कि जिन कंपनियों में बहुत ज्यादा डेट ले रखा है, यानी कि लोन बहुत ज्यादा हाई ले रखा है, उनके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफी ज्यादा बड़ा कंपोनेंट हो सकता, तो उनके मार्जिन तो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो सकता। तो क्राइसिस टाइम पर हमें हाई डेट कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो अब हमने बात कर ली एसेट्स की एंड बात कर ली स्टॉक्स की। अब एक और तरीका है जिससे हम इन्फ्लेशन को डेफिनेटली बीट कर सकते हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये बेस्ट तरीका है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं द बेस्ट वे टू बीट इन्फ्लेशन इज टू इंक्रीज योर अर्निंग पावर, यानी कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने स्किल सेट्स को बढ़ाते हैं, आप अपनी अर्निंग पावर बढ़ाते हैं, तो आप डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और आप अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर, जहां पर हम हर स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस, डीप डाउन फंडामेंटल एनालिसिस, DCF कैलकुलेशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, और साथ ही साथ हम आप सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर सकते हैं वो भी बताते हैं। कोर्स के साथ डेली अपडेट भी देते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू दुनिया के किसी भी स्टॉक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ। बाय।